ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय है इस वक्त नई ताजा खबरों के बुलेटिन का। आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। हौसले की मिसाल बने दृष्टिहीन प्राध्यापक, गरीबी और मुसीबतों से नहीं मानी हार, आत्मविश्वास से पाया मुकाम, छात्रों को पढ़ा रहे चुनौतियों का सबक बने प्रेरणा स्रोत। नहीं सुलझी अंश खंडेलवाल मौत की गुत्थी, परिजनों के साथ व्यापारी वर्ग ने निकाला कैंडल मार्च, लोगों का आरोप हत्या को आत्महत्या बता रही पुलिस, अब तक नहीं हो सका है संस्कारधानी की युवक की मौत का खुलासा। बेमौसम बरसात ने बढ़ाई किसानों की चिंता, फसलों के रखरखाव की मुसीबत, कृषि विभाग ने कहा खड़ी फसलों को नहीं कोई नुकसान, तो मौसम विभाग ने किया अलर्ट, अभी और हो सकती है बरसात। फिर आसमान छूने को आमदा टमाटर के भाव, बारिश से हुआ फसलों को नुकसान, कम हुई थोक बाजार में टमाटर की सप्लाई, 40 रुपए से ऊपर पहुंचा भाव। और अब खबरें विस्तार से। अगर मन में आत्मविश्वास और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं होता। कई बार हम छोटी छोटी कमियों के चलते हार मान जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मिसाल साबित हो रहे हैं सूरजपुर कॉलेज के एक सहायक प्रोफेसर। जन्मजात नेत्रहीन होने के बावजूद इन्होंने यह साबित कर दिखाया है कि यदि आप में दृढ़ संकल्प है तो कोई भी बाधा आपको मंजिल पाने से नहीं रोक सकती है। आज हम आपको ऐसे ही प्रोफेसर से मिला रहे हैं जो समाज के लिए तो एक मिसाल है ही, साथ ही बच्चों के भविष्य के भी आस हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बच्चों को पढ़ाते हुए शख्स बुधलाल है, जो सूरजपुर के रेवती नारायण मिश्रा कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर है। ये अन्य प्रोफेसरों की तरह सामान्य इंसान नहीं है। बुधलाल जन्मजात नेत्रहीन है, बावजूद इसके उन्होंने अपनी नेत्रहीनता को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय अपनी ताकत में तब्दील कर लिया। बचपन में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया था। गांव में एक गरीब मां के साथ दोनों आंखों से अंधे बच्चे की जिंदगी आसान नहीं थी। लोग बुधलाल उसकी मां को भीख मांगकर गुजारा करने की सलाह दिया करते थे। ऐसी कई समस्याएं इस सहायक प्रोफेसर की जिंदगी में आई, लेकिन उन्होंने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आज वो दूसरों के सामने एक मिसाल बन गए हैं। आज बुधलाल अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जी रहे हैं। आज उनके परिवार में उनकी बूढ़ी मां के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी हैं। सर, बाकी लोगों के लिए लगता है चुनौती है, लेकिन मेरे जीवन के संघर्ष का एक हिस्सा है। तमाम असुविधा चुनौतियां तो बाकी कुछ नहीं थी, बस असुविधाएं, चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ तो असुविधाओं का सामना बहुत करना पड़ा। माता जी को लोग सलाह देते थे, अब लोगों को उस समय अच्छा लगा होगा, बोलते थे इसको स्कूल से छुड़ा दो और इसको गाना बजाना सिखाओ, ट्रेन में चल के मांगेगा, भीख मांग के अपना जीवन वृत्ति कर लेगा। लेकिन मेरा इच्छा बस पढ़ने का था, पढ़ता गया इस प्रकार से। पहले तो मैं बस पढ़ाई करता था, बस पढ़ते जाता था और 10वीं तक मुझे खुद नहीं पता था, नौकरी के लिए नहीं पढ़ता था, बल्कि स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए पढ़ता था। बुधलाल अन्य प्रोफेसर की तरह ही सामान्य रूप से उन्हें पढ़ाते तो है ही, लेकिन छात्रों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत भी है। छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ ही जिंदगी में चुनौतियों से लड़ने की भी तालीम दे रहे हैं। सभी छात्र बुधलाल का काफी सम्मान भी करते हैं। हमारे यहाँ एक सर है जो बहुत मतलब दिव्यांग है, आंखों से नहीं देख पाते, दोनों आंखों से। तो हम पहली बार हमारे कॉलेज में आए तो हमें लगा कि शायद ये ना पढ़ा पाए और इनकी हमें समझ ना आए, लेकिन जब ये धीरे धीरे पढ़ाते गए तो हमें लगा कि शायद हाँ सर मतलब हम गलत थे, सर सही, मतलब सर इतने अच्छे से जब पढ़ाना स्टार्ट किए तो हमें यकीन नहीं हुआ कि ये दोनों आंखों से ना देखते हुए भी इतने अच्छे पढ़ा सकते हैं। मेरे को तो लगता है सर को देख करके उनको सीख लेना चाहिए कि दोनों आँख से भी श्राप होने के बाद भी ये शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और ऐसे लोगों को सीख लेना चाहिए जिनके पास आँख होते हुए भी भीख मांगते हैं या कुछ और काम करते हैं। अपने जीवन काल में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़ना जिनके पास खुद ही आँख नहीं है। आज के समय में जो आँखों से जिनके पास आँख नहीं होता है
वो लोग घर में बैठना या भीख मांगना पसंद करते हैं। ऐसे दौर पे भी एक अच्छा पहल गांव से निकल करके इस जगह पर आना, एक कॉलेज का प्रोफेसर बनना, वो भी बिना आंखों के, बहुत बड़ी बात है। और उनके पढ़ाने का शैली भी बहुत अलग है बाकी लोगों से और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कहते हैं जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। इस कहावत को बुधलाल ने सच साबित कर दिखाया है। ये समाज ही नहीं बल्कि विकलांग लोगों के लिए एक मिसाल है, वो जो लोग अपनी विकलांगता को कमजोरी मानते हुए हार मान जाते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव में महीने भर पहले अंश खंडेलवाल की मौत हुई थी, जिस पर पुलिस मामले को पहली नजर में आत्महत्या मान रही है। वहीं अब तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं कर पाई है। इस मामले में न्याय के लिए परिजनों और व्यापारी वर्ग सहित कई समाज के लोगों द्वारा शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। राजनांदगांव शहर के गंजलाइन निवासी अंश खंडेलवाल की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर बारिश के बीच बड़ी संख्या में गंजलाइन से कैंडल मार्च निकाला गया, जो जयस्तंभ चौक पर जाकर संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि शहर के गंजलाइन निवासी अंश खंडेलवाल पिता राजू खंडेलवाल 28 अक्टूबर को अचानक लापता हो गया था। करीब एक हफ्ते बाद फरहद चेक की झाड़ी के पास अंश का शव अधजली हालत में मिला था, जिसके बाद से ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस मौत के कारणों का खुलासा नहीं कर पाई है। मृतक अंश खंडेलवाल के परिवार सहित शहर के व्यापारी वर्ग में नाराजगी देखी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, व्यापारियों का परिवार सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में राजनांदगांव पुलिस की भूमिका को सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो वही परिवार वाले और व्यापारियों की माने तो अंश ने आत्महत्या नहीं, उनकी हत्या हुई है। इस मामले पर जोर देते हुए व्यापारी वर्ग कैंडल मार्च निकालकर अंश खंडेलवाल मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से परिवार के साथ, व्यापारी के साथ हम सभी हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की पीड़ा और एक घर के परिवार के जाने की पीड़ा सबको मालूम होती है, और हम भी उनके साथ हैं। और हम भी चाह रहे कि पुलिस प्रशासन इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो रिज़ल्ट आता है वो सामने रख दे, ताकि हम परिवार को संतुष्ट कर सकें, हम जनता को संतुष्ट कर सकें कि हमारी प्रक्रिया क्या हो रही है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। इसकी प्रोसेस को अगर पब्लिक के सामने लाते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हुई तो इसको तेज़ गति से करके परिवार को दिलासा देने की कोशिश करें कि हर परिवार का हर व्यक्ति चाह रहा है, व्यापारी चाह रहा है कि बच्चे को न्याय मिले। जो भी रिजल्ट हो सामने है तो मैं उन सब के साथ हूँ। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में एक बार फिर बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। उत्तर भारत के मौसम में आए बदलाव का असर पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भी देखने को मिल रहा है। इलाके में कल जहां दिन भर बादलों का डेरा रहा, वहीं ठंडी हवाएं चलती रही, तो वहीं सुबह से तापमान में गिरावट भी देखने को मिली, साथ ही हल्की बारिश भी हुई। मौसम के बदलते मिजाज के बाद किसान फसलों को लेकर चिंता जता रहे हैं, क्योंकि खेती में धान की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है और किसान धान को बेचने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन खराब मौसम किसानों को मायूस कर रहा है। किसानों का कहना है कि यदि बारिश हो जाती है तो लगभग 25% किसानों की वो फसल खराब हो जाएगी जो बाहर रखी हुई है, क्योंकि छोटे किसानों के पास फसल को न तो ढकने की व्यवस्था होती है, न ही ज्यादा मात्रा में बारदाने होते हैं। और हम लोग का 6.5 एकड़ खेती है, उसमें से 4 एकड़ का धान मिसा के आ गया है, आज बिक भी गया है। लेकिन पानी गिरेगा तो जो बचा है वो नुकसान हो सकता है, कहीं पानी गिरा तब, और नहीं गिरा तो बढ़िया धान पक के तैयार है। हाँ, तो अभी तो कम से कम 25-30% किसान प्रभावित हो जाएगा मौसम के मार यदि पड़ेगा तब, क्योंकि अभी बहुत 30%-40% खेत बचा है अभी। अब उसके बचने के है कि जल्दी कटवा लेंगे ना, और कहीं ला के घर में ढक के रखेंगे या बारदाना में ढक के, तब तो बच सकता है। और कहीं कटने के पहले पानी गिर जाएगा तब नुकसान हो जाएगा। कृषि विभाग ने मौसम के बदलाव और बारिश को देखते हुए किसानों को सलाह दी है कि काटी गई फसल को जल्द से जल्द उठाकर सुरक्षित कर ले। वहीं जो फसलें खड़ी हुई हैं, उन्हें लेकर किसान भाइयों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बारिश से रबी की फसलों को लाभ मिलने की बात भी कही। जिले में बारिश की संभावना हो रही है। अपने यहाँ मोस्टली धान की फसल हो रही है। लंबा पीरियड तक 2-4 दिन पानी गिरती है। जो करपा काटे हुए फसल हैं, करपा खेत में पड़ा हुआ है,
तो उसमें संभावना है कि मतलब कुछ नुकसान हो सकती है। और जो स्टैंडिंग क्रॉप है, जो खड़ी फसल है, उसमें संभावना बिल्कुल नहीं है। और किसानों को ये सलाह दी जाती है, अगर यदि उसको करपा पड़ा है तो जल्दी से जल्दी अपने खेत खलिहान में एकत्रित कर लें और उसको कैप कवर से, ताल पत्रों से ढककर सुरक्षित रखें। जिला प्रशासन द्वारा खरीदी केंद्रों की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि 30 तारीख तक इसी तरह का क्लाइमेट बने रहने की संभावना है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। दमोह के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजन छात्रावास में रहने वाली नाबालिग छात्रा के साथ चौकीदार के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस के साथ दमोह सीएसपी अभिषेक तिवारी छात्रावास पहुंचे और घटना की जानकारी लेने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शासकीय दिव्यांगजन छात्रावास में रहने वाली 9 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ चौकीदार के द्वारा दुष्कर्म करने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और तत्काल ही छात्रावास पहुंचकर मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि यह आरोपी पिछले 4-5 वर्षों से छात्रावास में चौकीदारी कर रहा था, जिसके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। नाबालिग छात्रा मूक बधिर बताई जा रही है। दिव्यांगजन छात्रावास थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आता है और यहाँ पर कल सूचना प्राप्त हुई एक माइनर गर्ल चाइल्ड के साथ जो है एक घटना कारित की गई। तत्काल थाना कोतवाली पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी हमारी हिरासत में है और आगे उस प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार माइक्रो लेवल पर सूक्ष्म स्तर तक, अंतिम स्तर तक जो विवेचना की जानी जारी है। आरोपी इस दिव्यांगजन छात्रावास का चौकीदार बताया जा रहा है, जो पूर्व में यहाँ पर पिछले 4-5 वर्षों से कार्यरत था। इसके संबंध में और जो डिटेल्स हैं वो खंगाल दी जाए। खबर मिल रही है कि आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त पार्टी एरिया डोमिनेशन पर निकली थी। इसी दौरान डीआरजी जवान जानकू दुग्गा आईईडी की चपेट में आकर घायल हो गया, जिससे प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतागढ़ लाया गया, जहां से जवान को बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। बता दें कि घटना कांकेर जिले के कोयली बेड़ा थाना अंतर्गत पानी डोबरी के जंगल में हुई। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलरामपुर जिले में टमाटर की कीमत फिर से बढ़ने लगी है। थोक सब्जी मंडी में टमाटर किसानों से 28-30 रुपए प्रति किलो के भाव से लिए जा रहे हैं, तो वहीं खुली सब्जी मंडी में 40 रुपए से 50 रुपए तक पहुंच गए हैं। दाम बढ़ने से मीडियम और निम्न परिवार के लोगों के किचन का बजट बिगड़ने लगा है। बताया जा रहा है कि बारिश के वजह से टमाटर के उत्पादन में कमी आई है। बिना मौसम हुए बरसात की वजह से टमाटर के भाव बढ़ गए हैं। बारिश की वजह से टमाटर के पौधों को जबरदस्त नुकसान हुआ। पानी ने टमाटर के पौधों को बर्बाद कर दिया। पौधों के खराब होने से टमाटर के उत्पादन पर असर पड़ा। नतीजा ये हुआ कि टमाटर की कीमत में उछाल आ गया। रामानुजगंज में टमाटर 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। कितने जगह में आप टमाटर लगाए हैं इस बार? आधा एकड़। क्या रेट मिल रहा है आपको मार्केट में? 27-28 मिल रहा है टमाटर। और ये कितनी बार की तुड़ाई हो गई है? 8-10 बार। हाईएस्ट क्या रेट जा रहा है मार्केट में? हाईएस्ट 30 रुपये तक, आधा तो 40,000 करीब लगा। रामानुजगंज सब्जी मंडी में हाल के दिनों तक टमाटर 5 रुपए किलो बिकता था। हालत ये हो गए थे कि किसानों को टमाटर की खेती में घाटा हो रहा था। लागत मूल्य भी निकालना संभव नहीं था। नाराज किसान लागत मूल्य नहीं निकाल पाने से टमाटर को सड़कों पर फेंक रहे थे, लेकिन बारिश होने के बाद से टमाटर के भाव एकाएक बढ़ गए। और कितना मतलब लागत आया था? पौधा की क्या स्थिति रही थी? पौधा पहले शुरू में ठीक था, बाद में बारिश के कारण मर चुका आधा। टमाटर अभी मार्केट में क्या रेट जा रहा है? कितनी बार तुड़ाई कर चुके हैं?
26, 27, कितनी बार तोड़ाई कर चुके हैं? 15-20 बार। बता दें कि जुलाई में भी टमाटर के भाव में इजाफा हुआ था। 150 रुपए से 200 रुपए किलो तक टमाटर बिका था। मौसम की मार और बारिश की वजह से पौधे मर चुके हैं। इसका सीधा असर टमाटर के उत्पादन पर पड़ा है। रामानुजगंज सब्जी मंडी में टमाटर कम आने की वजह से कीमत और बढ़ जाती है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलरामपुर से सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले में विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडिशनल कलेक्टर एसपी वैद्य ने बताया कि जांजगीर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। स्ट्रांग रूम में ही मतगणना होनी है। मतगणना के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। मतगणना कार्य में 198 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी। सुबह 9 बजे तक विधानसभा के पहले राउंड के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तीनों विधानसभा के लिए अलग अलग रूम में गिनती होगी। हर विधानसभा में 14 टेबल लगाए गए हैं। 14 टेबल में 15 से 17 राउंड में गिनती को प्रक्रिया पूरी होगी। पूरी प्रक्रिया की सीसीटीवी कैमरे में भी निगरानी रखी जाएगी। मतगणना की जानकारी के लिए जांजगीर के चौक चौराहे में अनाउंसमेंट के लिए साउंड सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। मतगणना के दिन पॉलिटेक्निक कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ गिनती की जाएगी। मतगणना के संबंध में पॉलिटेक्निक कॉलेज में संपूर्ण व्यवस्था कर ली गई है। 3 विधानसभा क्षेत्र जो जांजगीर जिले में हैं, उसमें प्रत्येक विधानसभा के लिए अलग अलग जो उनके एजेंट लोग उपस्थित होंगे, उनके लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं। और यह सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी। सबसे पहले जो है पोस्टल बैलेट गिना जाएगा। देन उसके आधा घंटे के पश्चात ईवीएम मशीन से जो है मतगणना प्रारंभ की जाएगी। साथ ही अलग अलग स्थान पर जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट जो नायब तहसीलदार स्तर के लोग रहेंगे, उन लोग की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको भी जो है ड्यूटी आदेश लगाया। कितने राउंड में होगा सर? तो जैसे 200 अगर 30 मतदान केंद्र समथिंग जो है 20-21 राउंड के आसपास जो है वो लास्ट जाएगा जो है। उज्जैन में मंगलवार को कार से स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया था। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार मालिक को आरोपी बताया। इंदौर से गिरफ्तार कर उसे उज्जैन लाया गया है। उज्जैन शहर में कार से युवकों ने स्टंटबाजी और हुड़दंग मचाया था। वीडियो में युवक कार का एक गेट खोलकर उसके ऊपर बैठकर स्टंट करते दिख रहे हैं। कार मुनीनगर चौराहे से इंदौर रोड की ओर जाती हुई दिखाई दी थी। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार मालिक निहाल सिंह को इंदौर से गिरफ्तार किया है। हालांकि उसका कहना है कि वीडियो जब बनाया गया तब वह कार में मौजूद नहीं था। यातायात थाना प्रभारी दिलीप परिहार ने बताया कि कार मालिक को पकड़ा है। कार को जब्त कर यातायात थाने ले आए हैं। कार का मालिक निहाल सिंह का भाई उस दिन कार लेकर उज्जैन आया था। जो लड़के वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वे इंदौर में रहकर काम करते हैं। सभी उज्जैन आए थे। इस दौरान उनका किसी ने वीडियो बनाया था। जैसे ही हमको मालूम पड़ा था कि सोशल मीडिया पे इस तरह के कोई लड़के ये वाहन चलाकर वो ट्रैफिक वायोलेशन कर रहे थे और एक गलत मैसेज समाज में जा रहा था, तो हमारे यहाँ थाना प्रभारी ट्रैफिक में यातायात में पदस्थ थाना प्रभारी दिलीप सिंह परिहार को यहाँ से रवाना किया गया था, जिन्होंने वहाँ पर तस्दीक में मालूम पड़ा कि वो गाड़ी जो ओरिजिनल नाम था उसके बाद वो 3-4 जगह बिक चुकी है, उसको सेल आउट किया जा चुका है। तो इन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए उनको साथ में लेते हुए कड़ी से कड़ी जोड़कर उस गाड़ी को ट्रेस आउट किया, उसको बरामद किया और उसका जो वर्तमान में मालिक है उसको साथ लेकर यहाँ पर गाड़ी उज्जैन थाना यातायात थाना में लाके खड़ी की गई है। ये इंदौर के रहने वाले हैं, सेंटिंग का कार्य करते हैं और जो वर्तमान में मालिक है उसका भाई था, वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए होंगे उज्जैन में दर्शन करने के लिए और फिर उनके द्वारा ये हरकत की गई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उज्जैन से प्रियंक की रिपोर्ट। खबर भाटापारा से है, जहां चरित्र शंका के चलते पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी पति को भाटापारा शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भाटापारा में चरित्र शंका के चलते पति ने अवशेष में आकर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। शहर थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नेहरू वार्ड निवासी प्रभुलाल जायसवाल और उसकी पत्नी सरस्वती के बीच विवाद हुआ और रात्रि के वक्त विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते उसका गला दबा दिया, जिससे पत्नी सरस्वती की दम घुटने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। वहीं शव को पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। नेहरू वार्ड भाटापारा में प्रभुलाल
जायसवाल और उसकी पत्नी सरस्वती जायसवाल, इनके मध्य रात्रि में शाम से ही झगड़ा विवाद कुछ बात को लेकर हो रहा था और पति शंका करता था अन्य पुरुष से संबंध की बात को लेकर करता था। इसी कारण पूर्व में भी कई बार झगड़ा विवाद हुआ था। इसी दौरान झगड़ा विवाद के दौरान इसके द्वारा अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। अपराध पंजीबद्ध कर लिए हैं, आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मृतका का पोस्टमार्टम कराया जाकर उसका आरोपी को जुडिशियल रिमांड भेजा जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलौदा बाजार से कोमल शर्मा की रिपोर्ट। एमसीबी जिले के केल्हारी में शराब पीने की बात को लेकर हुए विवाद पर पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी पति को केल्हारी पुलिस ने 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एमसीबी जिला के थाना केल्हारी अंतर्गत एक पति का पत्नी से शराब नहीं पीने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पति फरार हो गया, जिसको पुलिस ने 12 घंटे के अंदर हिरासत में ले लिया। विवेचना के दौरान प्रकरण के प्रार्थी और मृतक के पति मंगलू पनिका से कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी मंगुला पनिका जुर्म स्वीकार करते हुए अपने कथन पर बताया कि रात करीब 8:30 बजे वह जनता सुपर बस चलाकर वापस घर आया तो उसकी पत्नी शराब पी हुई थी। शराब पीने की बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान पत्नी के द्वारा एक झापड़ अपने पति मंगलू को मार दिया गया, जिसके लिए उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दिया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से सुनील सिंह की रिपोर्ट। जबलपुर में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 युवकों को पकड़ा था, वहीं चौथे आरोपी की तलाश जारी थी, जिसे अब पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जबलपुर के सिविक सेंटर इलाके में 27 नवंबर की रात मुशाहिद नाम के युवक की हत्या युवकों के द्वारा चाकुओं से गोदकर कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, वहीं चौथे आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी। कोई वजह नहीं थी, न कोई दुश्मनी थी, न कोई से कोई लड़ाई झगड़ा था। मेरा बेटा गया था कोई लेने, कोई लिया है और वहाँ पे लोग ने चाकू लिया, चाकू मारे। क्यों बोल रहे? मेरा बेटा घूमने गया था, मेरे बेटे को बेकसूर मारा है, कोई बात न कोई चीज। मेरे बेटे को लोग जानते तक नहीं थे। उनने पूछ के मतलब कि मुशाहिद कौन है इसमें से। 3 थे, यहाँ से गए थे लोग गाड़ी में बैठ के, हमारे बेटा और 2 लोग और उनके साथ घूमने गया था हमारा बच्चा, तो उसको पूछ के मारा। फरार आरोपी युवक चीनू सोनकर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुजल सोनकर और उसके 3 अन्य साथियों के द्वारा पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। पुलिस के द्वारा बताया गया था कि पुराने विवाद के कारण सुजल सोनकर और उसके साथियों के द्वारा मुशाहिद खान की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा सरगर्मी से आरोपी की तलाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि दिनांक 27 तारीख की रात में 10 बजे से लेकर पौने 11 के बीच में सिविक सेंटर में 9 युवकों के बीच में विवाद हुआ। विवाद के दौरान चाकूबाजी हुई, जिसमें एक लड़के की मृत्यु हुई थी। इस पर थाना ओमती में अपराध कायम किया गया था। मामले की विवेचना में हमने जो 4 आरोपी थे इनकी गिरफ्तारी कर ली, जिन्हें हम माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने लखन घनघोरिया उनके घर पहुंचे थे। वहीं लखन घनघोरिया ने कहा कि हत्या की वजह जो भी हो, पर पुलिस को निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करना चाहिए। जिस प्रकार से निर्ममता के साथ इन लोगों ने युवक की हत्या की है, ऐसा कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। वजह जो भी हो, इतनी गंभीर वजह नहीं होगी कि जिसमें एक नौजवान का कत्ल किया जाए और निर्दयता पूर्वक किया जाए। उसका वीडियो हमने देखा है। तरीके से तो लोग जानवर से व्यवहार नहीं करते हैं, जो हत्यारों ने उसके साथ भेद किया है। निर्दयता और ये निष्ठुरता की हद हो गई। पुलिस को इसी स्तर पे जाके कार्रवाई करना चाहिए और बड़ी निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। अराजकता किसी भी कीमत में मंजूर नहीं है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।